Good morning, students. This is chapter number 4, class 8th, history, part 4 of lesson 4. We have done in last video up to the search of for work. Now we are going to start a closer look. A closer look means that what was there previously we have read in the chapter, again we are going to give a closer look to that. मीन्स इसको हम थोड़ा सा और नज़दीक से देखते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या हुआ था 19th और 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स में, डाइक्यूज़ में किस तरह से उन्होंने एक्सप्लोटेशन की, किस तरह से जो मनी लैंडर्स हैं उन्होंने जो इनके सारे जो ट्राइबल्स थे इनको किस तरह से प्रॉब्लम्स दी, ठीक है। फिर रेबिलियन स्टार्ट हुए, ये सारी चीज़ें हम इसमें अब पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहते कि जब 19th एंड 20th सेंचुरी में द ट्राइबल ग्रुप्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट में थे, इन्होंने रिबेल कर दिया। किसके अगेंस्ट किया? द चेंजेस इन लॉज, जो लॉज में चेंजेस हुए थे उसके लिए। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन दियर प्रैक्टिसेस, जो ये काम ट्राइबल ग्रुप्स करते थे अपने जंगलों में रह के, जिस तरह से अपना सारा काम करते थे, अब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। दैट्स वाई नेक्स्ट रीज़न द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, जो नए टैक्सेस इनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दिए थे जिनको इनको पे करना था। एंड एक्सप्लोटेशन बाय ट्रेडर्स एंड द मनी लैंडर्स, अब मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स क्या करते थे, इनको हाई रेट के ऊपर इनकी चीज़ें ट्रेडर्स खरीद लेते थे, मनी लैंडर्स हाई रेट के ऊपर इनको लोन देते थे, इंटरेस्ट के ऊपर हाई के ऊपर, है ना। तो इस तरह से क्या था, इनका एक्सप्लोटेशन होता था, इनका शोषण होता था। तो इन चीज़ों को अब इन्होंने समझ लिया था ट्राइबल ग्रुप्स वालों ने। अब इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों के खिलाफ अपना रिबेल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ दिया हुआ है कि हाँ कौन से सन में कौन सा ट्राइबल ग्रुप ने अपना रिबेल किया। तो इन चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पेपर में स्मॉल आंसर्स में 1 नंबर वाले में पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि मेक इट करेक्ट, कि हाँ क्या ये सही सन है, या ये पूछा जा सकता है कि वारली रिवॉल्ट कहाँ पर हुआ, तो महाराष्ट्र में हुआ। कौन से सन में हुआ? 1940 में हुआ, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि कॉल्स रिवेल्ड इन 1831-32, संथाल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855, बस्तार रेवेलियन इन सेंट्रल इंडिया, कहाँ हुआ था ये? बस्तार रेवेलियन सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में कौन सा रिवेल ब्रोकआउट हुआ था 1910 में? तो बस्टर रिवेलियन। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं क्वेश्चन में। और वारली रिवोल्ट जो है वो कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। कौन से ईयर में हुआ? 1940 में, ठीक है। ये पहला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान से देखना। द मूवमेंट डेट विरसा लेड वॉज वन सच मूवमेंट, ठीक है। इसमें एक विरसा के द्वारा भी चलाया गया एक मूवमेंट आ जाता है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज, सी हियर विरसा मुंडा। विरसा जो थे वो बॉर्न हुए मिड ऑफ द 1870s, ठीक है। द सन ऑफ अ पुअर फादर, उनके पिता जो थे वो बहुत ही गरीब थे। अब वो जंगल में बोहोंडा जंगल के इर्द गिर्द में वो बड़े हुए। उन्होंने वहाँ पर ग्रेजिंग शीप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। तो इस तरह से उन्होंने अपना बचपन बिताया इन चीज़ों के बीच में, शीप के बीच में, फ्लूट बजाते हुए, डांस करते हुए लोकल अखाड़ों में जाकर, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जो है वो ग्रीव हुए। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. अब पावर्टी, गरीबी ज़्यादा होने के कारण अब उनके जो पिता थे उनको काम के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था, काम की तलाश के लिए। As an adolescent, Virsa heard tales of Munda, uprising of the past, and saw sardars of the community urging the people to revolt. अब
इन जब जैसे जैसे ये ग्रो हो रहे थे, अब इन्होंने मुंडा ने क्या किया, विरसा ने क्या किया, मुंडा की अपराइजिंग की जो सारी पुरानी टेल्स थी, कहानियाँ थी, उन्होंने सुनी कि किस तरह से कम्युनिटी के ऊपर किस तरह से दैट अर्जिंग पीपल टू रिवोल्ट। अब उन्होंने किस तरह से कि हाँ लीडर्स थे अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए, किस तरह से लोगों ने मिलकर इसके लिए रिवोल्ट किया, ये सारी चीज़ें। ये फिर उन्होंने अपने गोल्डन पीरियड के बारे में भी सुना कि डाइकूज ने कैसे इनको मतलब इनके गोल्डन पीरियड को इनसे छीन लिया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जब ये सुनते रहे, फिर इन्होंने क्या किया, अब इनके दे सॉ देमसेल्व्स एज अ डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल settlers of the region fighting for their land, रिमाइंडिंग पीपल टू नीड टू विन बैक दियर किंगडम। अब इनको ये सारी चीज़ें देख के लगा कि हाँ लोगों को कैसे अब उनकी किंगडम के लिए, अपने किंगडम को बचाने के लिए किस तरह से अपना राज्य वापस करने के लिए, वापस लेने के लिए अब लोगों को इन्होंने सेटल करना शुरू किया। उनको अपनी धरती के लिए, अपनी लैंड के लिए, मुल्क की लड़ाई के लिए, फाइट करने के लिए कैसे लोगों को रिमाइंड करवाया कि उन्हें अपनी किंगडम वापस चाहिए। अब विरसा ने क्या किया, विरसा जो था उसने एक लोकल मिशनरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। वहाँ के जो मिशनरीज थे उनके सरमन्स सुने उन्होंने देखा कि वो लोग कहते हैं कि मुंडास जो अपना राज्य वापस ले सकते हैं, किंगडम ऑफ हेवन, वो अपने किंगडम ऑफ हेवन को वापस ले सकते हैं, कि किस तरह का उनका एक अच्छा राज्य था वो वापस इसको ले सकते हैं। लेकिन वो साथ ही ये कहते हैं कि हाँ अगर इनको अपना राज्य वापस लेना है तो क्या है कि इनको दे बिकम गुड क्रिश्चियंस, इनको अच्छे क्रिश्चियंस बनना पड़ेगा, एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस, अपनी बुरी आदतों को वापस छोड़ना पड़ेगा। जो बैड प्रैक्टिसेस वो सोसाइटी में करते हैं उनको वो त्यागना पड़ेगा। मीन्स जो क्रिश्चियंस थे, मिशनरीज थे, वो अपने क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ आएँ, इस धर्म को बढ़ाएं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो विरसा में भी लोगों को, विरसा को भी इस चीज़ के लिए कहते हैं, ताकि जो ये मुंडा वाले हैं, तो मुंडा ट्राइब वाले हैं, ये भी इन चीज़ों से प्रभावित हों और अपना जो धर्म त्याग कर वो क्रिश्चियनिटी में आ जाएं। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विरसा जो है, उसके बाद विरसा ने लेटर क्या हुआ, विरसा जो है उन्होंने एक प्रोमिनेंट प्रीचर की कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था वैष्णव। अब वैष्णव कौन था, जो विष्णु का उपासक था, वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। ठीक है। तो वो विष्णु भगवान की पूजा करता था। अब उन्होंने ही वॉर अ स्केयर थ्रेड मीन्स जिसको हम बोलते हैं ना जनेऊ पंडितों के डाला होता है, तो वो वाला उन्होंने पहन लिया, जिसकी इम्पोर्टेंस थी क्या कि प्योरिटी एंड पाइटी। प्योरिटी एंड पाइटी अगर हम देखें तो इसका मेन महत्व हमारे उसमें माना जाता है कल्चर में, शुद्धता और दया का प्रतीक। जो ये स्केयर थ्रेड पहना जाता है ना, तो इसको शुद्धता और पाइटी मतलब दया का प्रतीक माना जाता है, प्योरिटी मतलब शुद्धता का माना जाता है। अब जो विरसा था वो डीपली इम्प्रेस्ड हो गया था बाय द आइडियाज़ केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। जो उसके बड़े होते होते जो मतलब आइडियाज़ थे वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता जा रहा था कि किस तरह से अब ट्राइबल सोसाइटी में रिफॉर्म लाया जा सकता है, कैसे सुधार लाया जा सकता है। ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, क्लीन देयर विलेज। उसने लोगों को मतलब जो लोगों ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था उससे बाहर निकाला। उसने उनको बताया कि कैसे अपने गाँव को साफ रखना है। स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी, भी हाँ इन झूठी बातों में विश्वास रखना, टोने टाने या भूत चुड़ैलों आदि में विश्वास रखना छोड़ना। किस तरह से उसने लोगों को यकीन दिलाया कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट विरसा आल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो हमें ये टर्न्ड अगेंस्ट, वो एकदम से मिशनरी और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट हो गया जो विरसा था। ठीक है। ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस and that were ruining the Munda way in life, were ruining the Munda way in life। तो उन्होंने आउटसाइड फोर्सेस को
की तरफ भी अपना ध्यान देना शुरू किया, जिन्होंने मुंडा की जो लाइफ है उसको पूरी तरह से रून कर दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया था। अब 1895 में विरसा ने क्या किया, अपने फॉलोअर्स को अपना ग्लोरियस पास्ट जो है उसको याद दिलवाया और उनको इकट्ठा किया ताकि वो अपने गोल्डन एज को प्राप्त कर सके। उनकी गोल्डन एज क्या थी, वो सत्ययुग, यहाँ पर हमेशा सत्य का ही बोलबाला था। ऐसे युग को वो वापस लेके आना चाहते थे, क्योंकि इसमें वो क्या करते थे, वो अपने जीवन को, अपने पेड़ पौधे उगाते थे, कल्टीवेशन करते थे, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीते थे। वो अपने ब्रेथरन रिलेटिव्स, मतलब अपने कबीले के लोगों को या अपने रिश्तेदारों को किसी को मारते नहीं थे, बड़ी ऑनेस्टली वो अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह से वो अपने लोगों को चाहते थे कि उनकी जो लैंड है, उनके रहने का तरीका जो है, उनके खेत जो हैं, वो सारे उनको वापस मिल जाएं। तो इस तरह से वो उनको सारी चीज़ें अपनी याद दिलवाते हैं। बट वर्ल्ड ब्रिटिश ऑफिशल्स मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ द विरसा मूवमेंट। अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ऑफिशल्स जो थे, वो विरसा मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, वरीड हो रहे थे। ठीक है, अब मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट सेटअप मुंडा राज विद विरसा एट इट्स हेड। अब ये सारी चीज़ें वो चाहते थे कि इन सारी चीज़ों को जो विरसा है वो अपने हिसाब से, इनका हेड बन के अपने हिसाब से चलाए, ताकि जो इनकी मिजरी कंडीशंस हैं मुंडास की, जिससे वो आज इतना सफ़र कर रहे हैं, वो इनसे बाहर निकल पाए। द लैंड प्रैक्टिस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग दियर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। उनके पुराने लैंड सिस्टम को, जो ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसीज थी, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, अब हिंदू लैंड लॉर्ड से मनी लैंडर्स थे, वर टेकिंग ओवर दियर लैंड। उन्होंने अपनी लैंड को उनकी लैंड के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपने, फिर क्या हुआ, इस मूवमेंट को देखते हुए विरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसको जो जेल में डाल दिया गया 2 साल के लिए। अब 1897 में जेल से वो बाहर आ गया। ठीक है, फिर अपनी उसने गांव में टूरिंग की, अपनी फिर सपोर्ट गैदर करने के लिए कि हाँ लोग उसके फिर से हक में आ जाएं। और उसने अपने ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेज को, और टू रोज पीपल, उसने लोगों को अपनी ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। और रावणा, जो कि डाइकूज एंड यूरोपियंस, जो बाहर से हुए लोग थे, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए लोगों को हिम्मत दी कि हाँ किस तरह से वो अपने राज्य को वापस ले सकते हैं। विरसा के फॉलोअर्स ने अब क्या किया, उन्होंने टारगेट किया सिंबल ऑफ डाइको और यूरोपियन पावर्स को। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किए, चर्चिज को उनके ऊपर अटैक किए, रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ द मनी लैंडर्स, और जमींदार इनकी भी प्रॉपर्टी को छीनना शुरू कर दिया। और जो सिंबल माना जाता था विरसा राज का, वाइट फ्लैग, उसको उन्होंने रेज कर दिया एज अ सिंबल ऑफ विरसा राज। ठीक है, क्योंकि वो उनका पहले से ही सिंबल था। अब एट द एंड क्या हुआ, इन 90s विरसा जो है वो कॉलरा की वजह से, कॉलरा क्या होता है, हैजा, इसकी वजह से उसको बीमारी हो गई और 1900 में उसकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ, उसकी डेथ के बाद द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एट लीस्ट 2 ways। 2 तरह से इसका मतलब प्रभाव पड़ा। द मूवमेंट तो फेडेड आउट हो ही गया, क्योंकि अब जो विरसा ने शुरू किया तो उसकी मृत्यु के बाद वो ख़त्म हो गया, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। लेकिन इसका 2 तरीके से प्रभाव पड़ा। पहला तो इट फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो डैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी ईजिली टेकन ओवर बाय द डाइकोस। पहला तो ये रूल बन गया कि जो ट्राइबल्स की लैंड है उसके ऊपर डाइकोस जो हैं वो अपना अधिकार नहीं कर सकते, उसको अपने अंडर नहीं ले सकते। और सेकंड क्या हुआ, पहला ये हो गया, और सेकंड क्या हुआ, सेकंड हुआ इट शोज वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्टिस। कि जो ये भी पता चल गया सरकार को कि जो ट्राइबल पीपल हैं इनमें कैपेसिटी है, वो अपने प्रति होने वाले अन्याय के प्रति आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एंड एक्सप्रेस दियर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, और कॉलोनियल रूल के प्रति अपना जो गुस्सा है वो भी दिखाने की वो हिम्मत रखते हैं। दे डिड दिस इन दियर ऑन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग दियर ऑन रिचुअल्स। अब इन्होंने अपने अलग अलग रिचुअल्स अपने हिसाब से इन्वेंट कर लिए, सिंबल ऑफ स्ट्रगल भी ढूंढ लिया।
ठीक है, स्पेसिफिक वेज ढूंढे इसके लिए इन्होंने। तो इस तरह से जो कॉलोनियल रूल है या ब्रिटिशर्स हैं उनको ये पता चल गया कि ट्राइबल्स में रहने वाले जो मुंडास वगैरह हैं वो कोई आम चीज़ नहीं है, वो कभी भी इनके प्रति आवाज़ फिर से उठा सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 4। यू हैव टू लिसन ऑल द वीडियोज़ केयरफुली, okay, then the chapter will be clear to you, and side by side finish your written work also. Complete your notebooks and try to understand all this chapter.